मैं हवेलिया प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान जनाब अब्दुल हमीद ख़ान साहब चेयरमैन जो हैं हमारे प्रेस क्लब हवेलिया के, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। सदर प्रेस क्लब हाजी कादिर बख्श साहब और जनरल सेक्रेटरी खाकसार निसार अहमद साहब और दीगर जितने भी साथियों के आपने नाम लिए, मैं उन सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी। और मैं हमेशा जब भी यहाँ आया हूँ तो मैंने हवेलिया प्रेस क्लब ने बुलाया है हमें और खाकसार तहरीक को एक नुमायाँ हैसियत के साथ उसकी तशहीर भी की है। और यहाँ की प्रेस और मीडिया से हमारे एक अच्छा ताल्लुक़ है, तहरीकी नुक्ता नज़र से भी और ज़ाती नुक्ता नज़र से भी। आप साथियों के साथ हमारा एक अच्छी वर्किंग कोऑर्डिनेशन है और मैं जब भी यहाँ आया हूँ तो मैं यहाँ आने में खुशी महसूस करता हूँ। बाकी रही बात ये कि मुल्की हालात तो सब पर आया है। इस वक्त जिस तरह के हालात मुल्की हैं और जिस तरह की सियासत चल रही है, हालांकि खाकसार तहरीक ने इस सियासत से इस वक्त ख़ुद को जुदा रखा हुआ है और हम किसी पर तनकीद नहीं करते। इस वक्त जो हुकूमत अपने फ़ैसले ले रही है वो उसकी ज़िम्मेदार ख़ुद होगी। माजी की जो हुकूमतें थीं वो अपने अमाल की ख़ुद ज़िम्मेदार हैं और वो एक दूसरे के साथ क्या बर्ताव कर रही हैं या क्या सियासी है, लेकिन इससे असल चीज़ ये हो रही है कि मुल्क की जो है इस्तेहकाम उसको नुकसान आ रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री जो है। और हमारे अंदर जो नफाक की एक सूरत नज़र आ रही है, इंतशार की जो सूरत नज़र आ रही है, उससे मुल्क की इंटीग्रिटी पर, सवरेनिटी पर एक सवालिया निशान बन रहा है, जो कि हमारे पाकिस्तानी होने पर भी लोग अब इस शुकूक की नज़र से देख रहे हैं। और जो मुआशी हालात हैं वो भी सबके सामने हैं कि मुल्क जो है वो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जो वादे हुए थे वो इफ़ा नहीं हुए और मुल्की इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम वो नहीं पैदा हो सका। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसको स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन फिर दिल परेशान इस वजह से होता है कि मुल्क ऐसे हालात की तरफ जा रहा है जहां से कोई मुल्क की सालमियत को ना नुकसान आ जाए। और जिस तरह इस वक्त अपना बैनुल-अक़वामी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान जो कि एक अहम तरीन खित्ते में हैसियत अख्तियार कर गया है, और उस नुक्ता नज़र से देखें, इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो इस वक्त तमाम दुनिया की नज़र पाकिस्तान पर है। और इस वक्त जिस तरह अमेरिका पिछले इस अगस्त के महीने में यहाँ से इनखला करके गया है और इस वक्त उसके बाद के जो हालात हैं उसमें बहुत सारी इंटरनेशनली और बैनुल-अक़वामी सतह पर चेंजेस आ रही हैं कि दुनिया में नए ब्लॉक्स तश्कील दिए जा रहे हैं और उन ब्लॉक्स में जो हमारा मुल्क है उसकी स्टैंडिंग, उसका किसके साथ खड़ा होना, ये एक सवालिया निशान बनता जा रहा है कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी, पाकिस्तान एक तरफ तो ये जो नए ब्लॉक बन रहा है उसकी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि उसका झुकाव उस तरफ है जिसमें चाइना है, जिसमें रूस है, जिसमें पाकिस्तान
का भी नाम लिया जा रहा है, दूसरे खिते के ममालिक हैं उनके भी नाम लिए जा रहे हैं कि चाइना की उसके साथ एक नया ब्लॉक तश्कील हो रहा है। लेकिन फिर हमारी जो मुआशी जो कनेक्टिविटी है फिर वो IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ जा रही है। तो फिर हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है। हम इस IMF के चुंगल से बड़ी मुश्किल से निकले थे, लेकिन फिर अब उसके डिक्टेशन पर आ गए और उस डिक्टेशन को लेकर यहाँ पर मुआशी अनस्टेबिलिटी आ रही है। अफरात ज़र जो है, इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतें स्टेबल नहीं हैं, बिजली के निर्ख स्टेबल नहीं नज़र आ रहे और आम अशिया खरदनोश की सारी जो चीज़ें हैं वो भी आम लोगों की रसाई से निकलती जा रही हैं। और आए दिन जो नए टैक्सेस हैं जो IMF के प्रेशर में लिए जा रहे हैं, तो इससे फिर जो अनरेस्ट पैदा हो रही है, जो बेचैनी आ रही है आम आवाम में, वो किसी ऐसी कंडीशन की तरफ तो नहीं जा रही कि जैसे दूसरे ममालिक में हमने देखा, हमने इराक़ में देखा, हमने शाम में देखा, हमने अफ़गानिस्तान में देखा कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें पैदा हो गई और लोगों में अनरेस्ट आई, तो फिर एक खाना जंगी की सूरतें और इस तरह की, और दुश्मन पहले दहशतगर्दी के तनाजुर में यहाँ पर अपना वार करता रहा। कल ही जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़े को भी कई साल मुकम्मल हुए, 16 दिसंबर, वो मैंने कल भी उसका जिक्र किया। तो उस चीज़ों को तो हमने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अब ये जो मुआशी दहशतगर्दी हमारे ऊपर तारी होने जा रही है, इसका सद्देबाब कैसा होगा। 112 अरब डॉलर के हम मकरूज़ हैं, हमारे हर पैदा होने वाला बच्चा 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर का मकरूज़ पैदा हो रहा है। ये चीज़ें फिर हमें किसी बड़े उसमें मुसीबत में तो नहीं डाल देंगी। और ये जो इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और ये आप 2 चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा कि बाहर से जो हमारी मईशत को कंट्रोल करने के लिए लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, कि इस हुकूमत में भी पहले हफीज़ शेख साहब आए, इसके बाद अब शौकत तरीन साहब है, या जैसे हमारे गवर्नर स्टेट बैंक है, इनका रेपो जो है वो मिस्र में जो वो करके आए कि वहाँ भी आज भी उनकी इकोनॉमी स्टेबल ना हो सकी। इस तरह की जो बाहर से लोगों को ला कर और यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके एक इकोनॉमिक हिटमैन के तौर पर उनको यहाँ पर रखा हुआ है, तो फिर इससे मुल्क की क्या सूरत हाल बनेगी। और अगर आम आवाम खुशहाल नहीं है, और ये जमहूरी हुकूमतें खासकर जो आवाम को ये बात तो करती हैं कि हम आपके लिए खुशहाली लाएंगे, आपके लिए अमन लाएंगे, आपके घरों में दूध की नहरें तक बहा देंगे, तो वो वादे तो इफ़ा ही नहीं हो रहे। अब लोगों में जो अनरेस्ट पैदा हो रही है उसका क्या हल होगा? उसका हल इस वक्त किसी के पास भी नहीं। इस जमहूरियत का हल किसी के पास, इस जमहूरियत में जो करप्शन हो रही है उस करप्शन को के लिए हमारे पास कोई प्रोग्राम, कोई लाएअमल नहीं है। हमारे पास इदारे मौजूद हैं, हमारे पास इस करप्शन को रोकने के लिए, लेकिन उसमें भी वो एक करप्शन का है कि उनमें बैठे हुए लोग भी जो हैं वो इस बारे में कुछ कर सकने के काबिल ही नहीं है। वो उनकी डोरें कहाँ पर बंधी हुई हैं ये हमें सबको पता है कि भाई वो कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, किस तरह ये मुल्क चलेगा, किस तरह स्टेबिलिटी आएगी, ये मुल्क किस लिए हमने बनाया, किन कुर्बानियों से हमने बनाया, तो हमें यहाँ कोई सुकून का कोई एक लम्हा मुयस्सर नहीं है। हम रोज़ टीवी खोलते हैं, ये सियासी अखाड़ा हर टीवी ने खोला हुआ है, एंकर बैठे होते हैं, हर पार्टी का बंदा बिठाया कि वो एक दूसरे का मुंह नोच रहे होते हैं। व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम्स? कि कोई सोल्यूशन तो बताए ना, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई हल बता दे। सिर्फ जो मसाइल हैं उन पर डिस्कस, एक दूसरे को लान तान, एक दूसरे को बुरा भला कहना, हमारे बड़े से बड़े टीवी एंकर हों या हमारे बड़े से बड़े सियासतदान हों, कोई मजहबी जो हैं वो हों, कोई भी सलूशन बताने के लिए तैयार नहीं है कि भाई आखिर इन मसाइल का हल क्या है। हल किसी के पास नहीं है।
इसीलिए खाकसार तहरीक ने जो अपना प्रोग्राम दिया है, अपना नज़रिया दिया है, वो ये दिया है कि पहले अपनी इस्लाह करें। अगर मुल्क की इस्लाह करनी है, मुल्क में मौजूद अफराद की इस्लाह करनी है, इस मुआशरे की इस्लाह करनी है, तो उसके लिए पहले इक़दाम क्या होने चाहिए। हम ऊपर से हम कोई तब्दीली ला नहीं सकते कि ऊपर से कोई तब्दीली आए और वो हमारे आकर नीचे तक हमारे मसाइल को और हमारी परेशानियों को दूर करें। फिर क्यों ना हम आपस में मिलकर नीचे से काम शुरू करें। और हमेशा फितरी अमल रहा है ये कि जो भी चीज़ नीचे से ऊपर गई है उसको फ़ायदा हुआ है, उससे यानी कि अफराद को फ़ायदा मिला है। तो अब उसके लिए खाकसार तहरीक ने जो प्रोग्राम मुरतब किया, हमने भी यहाँ पाकिस्तान से कबल हमारा वजूद है और हमने पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। इसमें इन खाकसारों की कुर्बानियां शामिल हैं। इस पाकिस्तान के वजूद में सिर्फ एक जमात का हिस्सा नहीं है कि हम सिर्फ कहें कि एक जमात ने पाकिस्तान बनाया। इसमें बहुत सारी ऐसे लोग थे जिन्होंने कुर्बानियों से ये मुल्क आज़ाद हुआ है और उसको देखते हुए हमारा भी दिल जलता है कि ये हम किसी इक़्तिदार की भूखी जमात नहीं है। अगर हम भूखी जमात होते तो आज ऐवान इक़्तिदार में हम भी बैठे होते, ना तो कहीं ना कहीं हम ज़रूर मौजूद होते। लेकिन अगर हमने हमारी सच्चाई, हमारा नेक जो अमल था उसको तो अवाम के सामने लाया ही नहीं गया। आज तक नौजवानों को पता ही नहीं कि खाकसार तहरीक क्या है। लेकिन खाकसार तहरीक की एक हकीकत थी, हकीकत है, और उसी बिना पर आज हम यहाँ मौजूद हैं। हम एक फ़िक्री, नज़रियाती, इल्मी तहरीक थी और इसने जो विजन दिया पाकिस्तान के लिए, जो विजन दिया पाकिस्तान के लिए, जो नज़रिया पेश किया, बानी खाकसार तहरीक हज़रत अल्लामा इनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर जैसे मसले को दुनिया के सामने उजागर किया कि भाई कश्मीर तुम्हारी शहरग है, इससे तुम्हारे दरियाओं का पानी निकलता है, इस कश्मीर को लेना तुम पर फर्ज बनता है और उन कश्मीरियों को उस हिंदुस्तान के नरगे से निकालना तुम्हारा फर्ज बनता है जिनका कत्लेआम आज भी हो रहा है। और ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। कौन सा मसला हल हुआ है इस सियासी सेटअप की मौजूदगी में? जो सियासी सेटअप हमने पाकिस्तान के बनने के बाद जो सियासी सेटअप्स हमने लगाए, जिन पर शब खून भी लगे, लेकिन उस सेटअप्स ने हमें दिया क्या है? आम आवाम को कौन सा रिलीफ मिला है? हम हर वक्त हर दौर में मुख्तलिफ नारों की उसमें धोखे में चलते रहे। कभी रोटी कपड़ा मकाम, कभी नवदा में मुस्तफ़ा, कभी कर्ज उतारो मुहिम, कभी कुछ। आज तक हमें सिर्फ नारे ही मिले हैं। आज हमें इंसाफ का नारा दे दिया गया कि इंसाफ घर तक पहुंचेगा, कहाँ मिला? माफियाज ने आज पाकिस्तान को हाईजैक किया हुआ है। ऑयल माफिया है, चीनी माफिया है, इस तरह की पता नहीं कितनी माफियाज काम कर रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन की माफिया अलग है। अभी पिछले दिनों पेट्रोल माफिया ने पेट्रोल देना बंद कर दिया कि हमारी कमीशन बढ़ा दी जाए। अब इस ब्लैकमेलिंग और इस प्रेशर माफियाज को हम कहाँ से मुंह दें? और उसका सारा प्रेशर जो है वो अवाम पर है। जो भी चीजें निचोड़नी है अवाम से निचोड़ो। अवाम क्यों? कि हम यहां रह रहे हैं। हमारा सिर्फ जुर्म यह है कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी यहां रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का पुरसान हाल कौन है? एवरी पार्टी ऑलवेज वर्क फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर पार्टी, कि वो अपनी पार्टी इक्तदार के लिए, अपने पार्टी को तकवीत बख्शने के लिए वो पार्टी काम करती है, अपने इक्तदार के दवाम के लिए वो पार्टी काम करती है। लेकिन नाम अवाम का इस्तेमाल होता है, लेकिन अवाम धक्के खा रही है। भूख, नंग, अफलास, तंग दस्ती, बीमारी, ये कोरोना में उन पर पाबंदियां, उन पर बीमार, उनको अभी आपने कहा अपना निसार साहब ने कि हमने इस कोरोना में बहुत खिदमत की। हाँ, सबने खिदमत की, लेकिन वो खिदमत आखिर उसका क्या है? कि कोई ऐसा काम होना चाहिए कि यहां से बुनियादी तौर पर कम से कम यहां आम पाकिस्तानी को 2 वक्त की रोटी तो मिल जाए, या आखिरी निवाला भी हम उनसे छीन लेंगे, उनको भूखा छोड़ देंगे।
जाएं फिर ऐसी कौमें जाकर अफ्रीका में देखें जहां पर इसी IMF और वर्ल्ड बैंक ने इंतहाई तौर पर बदहाली पैदा कर दी है। वहां एक वक्त का खाना नसीब नहीं है, पूरा अफ्रीका भूख मर रहा है। फिर उस IMF को हमने लाकर बिठा दिया है। स्टेट गवर्नर, स्टेट बैंक को भी हमने आजाद कर दिया है कि वो फैसले अपने खुद ले, उस पर भी कोई चेक बैलेंस नहीं है। फिर वो फैसले बैनुल अक़वामी इदारों के साथ, क्या फिर इस तरह कर्ज दर कर्ज लेकर हमें मकरूज कर करके आखिर जो इतनी बड़ी हमारी फौज है, जो हमारी इन चादर और चार दीवारी की हिफाजत कर रही है, जो हमारे ही बजट पर और हमारे ही उस पर वो चल रही है, कल फिर उसके भी खिलाफ फैसले अगेंस्ट होना शुरू हो जाएंगे कि इसको 1 रुपया मत दो, इसके बजट काट दो, इसका सब कुछ काट दो। भाई फिर किस तरह ये मुल्क चलेगा कि शौकत साहब उठते हैं और उठकर हमें हर रोज एक नया बजट और एक नई कहानी सुना देते हैं कि आज ये हो जाएगा, कौम तैयार रहे। भाई कौम तो तैयार हो कर मर गई है, हम कहां से करें? हमारी एक महदूद आमदनी है, हम एक महदूद आमदनी के लोग हैं। जाकर हमारा GDP चेक करें कि हमारा GDP क्या है। खित्ते में जितने मुल्क हैं, हमने अफगानिस्तान को जो है ना अपना बेकार उज़ू होकर काट दिया 1971 में। जाकर उसको देखें कि उसका टका डॉलर के मुकाबले में कहाँ खड़ा है और हमारा रुपया किस तरह उसकी तजलील हो रही है, वो किस कदर नीचे गिरता चला जा रहा है। दूसरे खित्ते के दूसरे मुमालिक को देखें, उनमें महंगाई का तनासुब क्या है। लेकिन यहाँ जो महकमा शुमारियात के जो स्टैटिकल फिगर्स हर महीने आते हैं, उसमें हर महीने इजाफा है। तो भाई इस तरह तो मुल्क नहीं चलेगा, सिर्फ नारों पर, आसरों पर, और कोई टेक्निकल लोग हैं ही नहीं किसी जमात के पास। ये जो आदमी इस वक्त भी आपका वजीर खजाना है, ये पिछली दफा मियाँ साहब के दौर में भी और उससे पहले बेनज़ीर के दौरों में भी यही वजारतें करके चले गए थे। तो उस वक्त उन्होंने कौन सी दूध की नहरें बहाई थी, जो अब इनको वापस बुलाकर इनको ये पोर्टफोलियोज दे दिए गए कि आप मुल्क चलाने में हमारे मददगार हो, आप हमें इकोनॉमिक पॉलिसीज बताएं। ये दीज आर द इकोनॉमिक हिटमैन्स। ये इकोनॉमिक हिटमैन को जाकर आप सर्च करो यूट्यूब पर कि इकोनॉमिक हिटमैन कौन होता है, जो आकर इन इदारों की ही पॉलिसी को, इन्हीं के पैसे को वापस उनके पास भेज दिया जाता है। वो सर्कुलेट होकर आते हैं हमारे बैंक अकाउंट से होकर वापस, फिर तरक्कियात के नाम पर उन्हीं के कंपनियों के पास वापस चले जाते हैं। तो भाई फिर हमें क्या फायदा मिला? हमारा बच्चा, हमारा जो नई नस्ल है, वो बेरोजगारी का शिकार है, वो बीमारियों का शिकार है, वो जहनी तौर पर अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं कर रहा। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने उस दिन कहा कि जनाब इतने लोग अब देखें पाकिस्तान से बाहर रोजगार लेने जा रहे हैं, बाहर चले गए हैं, अब डॉलर आएंगे। तो यहां जब रोजगार नहीं होगा, आपका तो वादा था कि लोग यहां अगर काम करेंगे यहां लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सारी चीजें इस हुकूमत की नहीं है, इसमें पिछली हुकूमतों का भी हिस्सा है। लेकिन अब ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, असल में इस सिस्टम पर खाकसार तहरीक तनकीद करती है, किसी सियासी पार्टी पर नहीं करती। हमारा जो नुक्ता नजर है कि हमने उस वक्त भी इंतकाल इक़्तिदार में हुआ जब ये तक़सीम हिंद हुई और पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, तो जो सिस्टम आया उस पर हमने तनकीद की कि ये अंग्रेज ने एक गुलाम हिंदुस्तान के लिए ये कानून बनाए थे, जिसको आपने ताज़ीरात पाकिस्तान बनाया है। इन कवानीन में, इस जुडिशरी सिस्टम में, इस पुलिस के कानून में पाकिस्तान के लिए कोई रिलीफ नहीं, इसके जमहूरियत वाले निज़ाम में पाकिस्तानियों के लिए कोई निज़ाम नहीं है। भाई हमारे इतने लोग पढ़े लिखे इतने सालों में पैदा हो सके, हमने अपने लिए ना कोई आइन बना सके, ना कोई कानून बना सके, ना कोई तालीमी पॉलिसी दे सके, ना कोई हेल्थ पॉलिसी दे सके। फिर हमने क्या किया? वी डन नथिंग, हमने कुछ भी नहीं किया। तो यही सबसे बड़ा अलमिया है। That is why खाकसार तहरीक stands for now कि we are the people
who can provide the solution। हम नारे लगाने या इस वक्त इस सियासत का हिस्सा बनकर अपने आप को इस डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बना रहे। हम कहते हैं कि आए हम मिलकर बीइंग अ पाकिस्तानी अपने गली मोहल्लों से उस तहरीक का आगाज करें जो हमारे लिए उस आम आदमी जो जिसको हमने जमहूर का नाम दिया है, अवाम को ताकतवर करने का जो प्रोग्राम मोहल्लावार निज़ाम के तहत खाकसार तहरीक के पास है, उस प्रोग्राम के तहत हम अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें, एजुकेट करें, अवेयर करें, ताकि हमें करना क्या है। और वो सारे का सारा प्रोग्राम अपनी मदद आपके तहत चले और हम अपने अंदर से, अपनी सलाहियत से, अपने स्किल से वो तमाम चीजें कर सकते हैं। ये खाकसार तहरीक का मोहल्लावारी निज़ाम को हम इस बल्दियाती निज़ाम के मद्दे मुकाबिल एक पावरफुल निज़ाम के तौर पर मुतारिफ कराना चाहते हैं। और इसके लिए ही मेरी ये सारी कोशिश है, मेरे साथियों की कोशिश है, यहाँ हवेलियाँ की जमात हो या जितनी दीगर पाकिस्तान में खाकसार तहरीक के शहरों में जमातें हैं, हम इसीलिए अब इस सोशल अवेयरनेस की तरफ आए कि इस बल्दियाती निज़ाम जो आगे चलकर पार्लियामानी निज़ाम की सूरत अख्तियार करता है और जिसमें एक करप्ट निज़ाम के तहत ये सारा निज़ाम एक करप्शन की नज़र हो चुका है और उसमें डिलीवरेंस पावर खो चुका है, उसके मद्दे मुकाबिल उस अल्लाह के खौफ और अल्लाह उसको कायम करने के लिए, हाकमियत को कायम करने के लिए इस खाकसार तहरीक के प्रोग्राम के तहत हम अपने मसाइल को हल करें, कम्युनिटी बेस्ड करें। दुनिया की बड़ी बड़ी एनजीओज हो, वर्ल्ड बैंक हो, यूएनओ हो और WHO, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कम्युनिटी बेस्ड काम कर रही हैं। और खाकसार तहरीक ने यह काम 1931 में कम्युनिटी बेस्ड शुरू किया था और उसको कामयाबी हासिल हुई थी और वो कामयाबी इनको रास ना आई अंग्रेज को और उसने खाकसार तहरीक को खत्म किया, दीवार से लगाया, उसको मार दिया। इसी वजह से तारीख में हम नहीं हैं। तो अब फिर खाकसार तहरीक अमली मैदान में है और वो कह रही है कि सुनो भाई हमारी बात। हम भी वो अंसर थे जिसने सच्चाई के साथ इस धरती के साथ अपनी वफादारी निभाई है, इस धरती मां के साथ वफादारी निभाई है। हमने अपने खून से इसको सींचा है। 19 मार्च 1940 का वाकया 23 मार्च से 4 दिन कबल हुआ था और उस 23 मार्च 1940 में जो आपके लिए करारदाद मकासद हुई, जो बाद में करारदाद पाकिस्तान बनी, उसमें खून खाकसारों का था जो 19 मार्च 1940 को बहा था। तो फिर हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे इस तारीख से हज़फ कर दिया गया? सिर्फ कागजों के चंद पलंदों को तो तारीख का बड़ा जो है ना वो बताया जाता है, लेकिन उन 100 खाकसारों का, जलियांवाला बाग हर एक को याद है, किस्सा खानी बाजार सबको याद है, खाकसारों का वो खून क्यों नहीं याद? हमें दीवार से लगा दिया गया क्योंकि हम एक इस्लाही तहरीक थे। हमने बिना किसी लालच के इस धरती की खिदमत की, यहाँ के उन माँ के उन बेटों को, उनकी कुर्बानियों को हमने आज भुला दिया, जिसका नतीजे में ये तमाम चीजें हैं कि जब कौम अपने सच्चे लोगों को भुला देती है, अपने सच्ची लीडरशिप को भुला देती है, सच्ची कुर्बानी देने वालों को भुला देती है और कागजी लीडरशिप को अपना सब कुछ मान लेती है, तो फिर उसका हाल ये होता है। हमें अफसोस नहीं है, हमें फख्र है अपनी तारीख पर कि हम खाकसार हैं और आज भी वी आर एबल टू डू एवरीथिंग, कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमें उस जमहूर का, उस अवाम का साथ चाहिए और हमें उसके लिए इक्तदार की भूख नहीं है कि हमें आप ऐवानों में पहुंचाएं तो हम आपके लिए रिफॉर्म्स करें। हम चाहते हैं कि आए, हम आपके साथ, आपकी गली मोहल्लों में आपके साथ बैठकर आपके मसाइल को हल करते हैं। हमें कोई बादशाहत नहीं चाहिए, हमें ना आपका वोट चाहिए। अभी भी जाकर दें आप उनको वोट, लेकिन फिर नतीजा तो आपको माजी की तरह मिलेगा। चुन लें आप जितने भी
इस बल्दियाती इलेक्शन में जो चेयरमैन चुनने हैं, जो काउंसलर चुनने हैं, जो मेंबर चुनने हैं, चुन लें। आप देखते हैं, हम भी यहां पर हैं 70 साल से, आपको नतीजा 0/0 मिलेगा। ये मैं आप बिल्कुल 110% आपसे गारंटीड बात कर रहा हूं, वरना अगली दफा तो मैं आऊंगा ना, आप मेरा गिरेबान पकड़ लीजिएगा कि आप झूठ बोल कर गए थे। तजर्बा हमारे सामने है। तो उस तजर्बे के नुक्ता नजर से मैं आपसे कहता हूं कि खाकसार तहरीक के इस मोहल्लावारी निजाम को, जो हमारी आखिरी सलूशन के तौर पर अपनाएं और इसका हिस्सा बने। और यह खाकसार तहरीक है जो आपको धोखा नहीं देगी। इसका माजी किसी धोखे से भरा हुआ नहीं है। तो भाई, ये सारी हकीकतें आपके सामने मौजूद हैं। ये मेरे साथी यहां पर जो हैं, ये आपके सामने, ये आप ही के शहर के हैं। ये आप इनको जाती तौर पर जानते हैं, इनका अमल और किरदार जानते हैं, इनकी खिदमत खल्क जानते हैं, इनका इसार और कुर्बानी जानते हैं। ये किसी लूट खसूट के प्रोग्राम का हिस्सा कभी नहीं बने। लेकिन अब आपसे कि अगर आपको जरूरत है खाकसार तहरीक की, तो फिर हमारे पास एक निज़ाम है जो इस बल्दियाती निज़ाम से लेकर उस पार्लियामानी निज़ाम तक आपको मुतबादिल तौर पर सियासत करने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो सकता है, जो सच्चाई के साथ होगा, ईमानदारी के साथ होगा, खौफ खुदा, अल्लाह के खौफ के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए। हम मुसलमान हैं, लेकिन इस रियासत में अगर रियासत मदीना का तस्वुर पेश किया जाता है तो फिर रियासत मदीना के लिए वो अमाल भी पैदा करने पड़ेंगे, वरना वो रियासत मदीना कभी कायम नहीं हो सकती। वो फिर कागजी बातें हो जाएंगी, कागजी दावे हो जाएंगे, ज़बान के दावे हो जाएंगे। तो फिर इस धोखे में रहना चाहते हैं तो फिर रहें आप। लेकिन हकीकत यह है कि फिर वो नबी के उन असहाबा का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो किरदार, उनकी वो अस्वा हसना, उनकी कुर्बानियों को सामने रख कर उसी ईसार और कुर्बानी के साथ, सियासत तो भाई इबादत है। यहां तो दुकानें बन गई, यहां तो बिजनेस हो गया, यहां तो मजहबी पेशवाइयत ने भी आकर सियासत की दुकानें खोल ली। नई जमातें जो है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर कायम होकर अब अपनी सियासत चमका रही हैं। आए ना फिर वो उसी तरह, उसी ईसार और कुर्बानी के। लेकिन उनके पास भी अगर आप जाएंगे तो उनके पास भी कोई प्रोग्राम ही नहीं है कि उनको बताएं कि इस जमहूरियत का हिस्सा क्यों बन रहे हैं। भाई, इस्लाम में इस मगरबी जमहूरियत का क्या नजरिया है, कौन इसकी हिमायत कर। लेकिन वो इस सिस्टम से मजबूर है। उनके जो भी लोग हैं उनके पास भी कोई निजाम नहीं है कि इस निजाम का नैमुल बदल क्या है, इस निजाम का, इस फरसूदा निजाम का जो अंग्रेज ने हमें विरसे में दिया, उसका सलूशन सिर्फ खाकसार तहरीक के पास है। ये मैं दावे के साथ बात करता हूं, और ये दावा कोई हवा का नहीं है। लेकिन उसमें आप जमहूर का, आप अवाम का साथ चाहिए। अगर नहीं तो ना सही। हम तो अपने पैगाम में सच्चे हैं भाई, हम पर कोई भी करप्शन का इल्जाम नहीं है, हमारे हाथ साफ हैं। हम पर चंद बोगस इल्जामात हैं जिनकी आज इस जदीद दुनिया में इंटरनेट के आ जाने के बाद जब तमाम फोरम्स खुल गए, तमाम इंफॉर्मेशन खुल गई, तो जो झूठे इल्जाम हमारे ऊपर लगाए जाते थे वो तमाम झट चुके हैं बादल। वो लघु बातें हो गई कि पाकिस्तान मुखालिफ थे। अगर हम पाकिस्तान मुखालिफ थे तो फिर कश्मीर का जो मसला हमने बयान किया वो आज हल हो जाता ना तुम्हारे हाथों। हमने कहा था कि कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में कभी मत ले जाना, कश्मीर बज़ोर शमशीर। तुम करते, आज तुम्हारा ये कश्मीर आजाद होता। आज तुम्हें कश्मीरियों का खून यूं नाहक न बहता, उनकी इज्जतें, चादरें और चार दीवारों की इस तरह तजलील न हो रही होती। दिल जल जाता है, तकलीफ होती है कि हम तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां कश्मीर पर वो हिंदुता इस वक्त मुसल्लत हो चुकी है जिसने उनसे बुनियादी जीने के कानून छीन लिए हैं। उनको अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। 370 की आर्टिकल को ख़त्म करने के वक्त
मुझे वो बात याद आ गई थी कि वो दिन आएगा जब कश्मीरियों को अक़लियत में बदला जाएगा। अल्लामा मशरिकी का बयान है, जब ये 370 की 2019 अगस्त में इस चीज को मोदी गवर्नमेंट ने खत्म किया, तो मुझे अल्लामा मशरिकी के वो लफ्ज याद आ गए जो 1952 में उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा कश्मीरियों को अक़लियत में तब्दील कर दिया जाएगा, और जिस दिन अक़लियत में तब्दील हो जाएगा उस दिन कश्मीर का फैसला ये अपने हक में करा लेंगे। तो वो आज वो टाइम आ गया है कि अब वो लोग वहां उन 80 लाख कश्मीरियों को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश कर रहे हैं, और आइंदा 2-4 सालों में वो जब 1-2 करोड़ हो गए और आम 1 अरब हिंदुओं के मुकाबले में फिर इन 80 लाख कश्मीरियों की क्या हैसियत रह जाएगी? वो मर जाएंगे, और तुम्हारे दरियाओं का पानी भी बंद हो जाएगा। जो आखिरी पानी दरियाए सिंध में उतर रहा है वो भी 2025 में बंद हो जाएगा। फिर ये ज़राई मुल्क क्या करेगा? हम वैसे ही मकरूज हो चुके IMF के, वर्ल्ड बैंक के, फिर क्या और मजीद उसने कह दिया है कि ये डॉलर अब 200 से ऊपर हमें चाहिए, और हमारे इंपोर्ट बिल्स कितने हैं किसी को पता है? कि हम चाय कितनी पीते हैं, हम काफी कितनी मंगाते हैं, हमारी अयाशियां तो कम नहीं होती, हम सिगरेट कितना फूंक जाते हैं। तो भाई ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए वाकई जमहूर को एक इंकलाब की जरूरत है, और उस इंकलाब के लिए अगर अवाम तैयार है तो ठीक है, नहीं तो फिर इन जालिमों के, इस नौकरशाही के, इस जागीरदारी निजाम के, इस सरमायादाराना निजाम के, ये 3 चीजें हैं आप पर मुसल्लत। एक ये नौकरशाही जिसके सिविल ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं, एक ये जागीरदाराना निजाम, एक सरमायादाराना निजाम, और उसके तहत उनकी ये जो जमहूरियत उनकी लौंडी बनी हुई है, जिससे हमें धोखा दिया जा रहा है। दैट इज द मेन कॉज ऑफ, मेन प्रॉब्लम ये है। अगर इन सारी चीजों को हमने, अल्लामा साहब कहते हैं रोटी तो शय नहीं कुछ ये गरीब को है धोखा, रोटी तो शय नहीं कुछ ये गरीब को है धोखा। जो तुम्हें धोखा दिया गया भाई, दिया गया तुम्हें धोखा, इस रोटी के नाम पर, कपड़े के नाम पर, मकान के नाम पर, रोटी तो शय नहीं कुछ ये गरीब को है धोखा, हो हुकूमत गरीब की इसकी हवा चला दो। अब वो कौन सी हवा है? वो जमहूरियत के तहत नहीं है, वो जमहूर की ताकत को जमहूर ही के जरिए से। तो रोटी तो शय नहीं कुछ ये गरीब को है धोखा, हो हुकूमत गरीब की इसकी हवा चला दो, सरमायादार का तो सीधा इलाज है कि हल्के गरीब के इससे अलग हटा दो। अब ये सारा ये एक पूरा निजाम है, खाकसार तहरीक एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से है। हम किसी के साथ, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी पर कोई तनकीद नहीं है कि हम ना कि कभी PTI के खिलाफ बोलेंगे, ना नून लीग के खिलाफ, ना पीपुल्स पार्टी के दलाल, ना लेकिन हम इस निज़ाम को ज़रूर हिट करते हैं और करते आएंगे जिसके तहत ये करप्शन है, ये बदमाशी है, और उसमें आकर वो करप्ट लोग इन्हीं पार्टियों का हिस्सा बनकर हमें लूटते हैं। वही जागीरदार आता है, वही सरमायादार आता है, वही सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वही नौकरशाही है जिसने आकर हमें लूटा है। तो खाकसार तहरीक ऑलवेज इन द स्ट्रगल। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ हवेलियाँ प्रेस का कि उसने हमें टाइम दिया और हमें कॉल किया, और हमें अपने इलाकाई बुनियाद पर एक अच्छी कवरेज भी आपकी तवस्सुस से मिल जाती है। आई एम वेरी रियली थैंकफुल ऑल ऑफ यू, और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।